Uh, Now I am going to place the note on privatization of electricity in front of you. I will request your apt attention because क्योंकि मुद्दा थोड़ा जटिल भी है और संक्षिप्त समय के अंदर में हमें ये प्लेस करना है, तो आप सबसे आग्रह करेंगे कि थोड़ा ध्यान देके आप सुनने का कोशिश कीजिएगा। कॉमरेड, बिजली जो है, द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर हैज़ 3 सेगमेंट्स यू कैन डिस्टिंग्विशली से। एक है जनरेशन, एक है ट्रांसमिशन जो हाई टेंशन लाइन होता है, एंड द थर्ड इज़ द डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर, दैट मीन्स जो नेटवर्क आपके घर में बिजली पहुंचाते हैं। टू स्टार्ट फ्रॉम द जनरेशन सेक्टर, इंडिया का जनरेशन सेक्टर जो हम वी यूज टू बी प्राउड ऑन आवर इंडियन जनरेशन सेक्टर बिकॉज इट वॉज ऑलमोस्ट टोटली public generation sector before 90s. After 90s also it was dominated by public generation sector. But today we can say that more than 50%, 50% से ज़्यादा जनरेशन जो है आज के दिन में वो प्राइवेट सेक्टर के हाथ में है, 50% से ज़्यादा कॉमरेड। और अगर बाकी 50% जहाँ पे हम पब्लिक जनरेशन बोलते हैं जैसे एनटीपीसी, एनएचपीसी, निपको, ये सब, around 50% of the share of these public generators are also into the hand of the privates. So you can say that around 75% of the share and the ownership of the India's generation sector is in the hand of the private generators today. और जनरेशन में जो हमला है, एक नया हमला जिसको हम बोलते हैं द इंट्रोडक्शन ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर, क्योंकि सोलर है, विंड है, ये सब नए तरीके से आ रहा है। तो आज के दिन में इंडिया का ऑलमोस्ट 45% जनरेशन जो है वो होता है रिन्यूएबल से। और रिन्यूएबल में खास क्या है, ये जो रिन्यूएबल सेक्टर है इसका लगभग 95%, अराउंड 95% ऑफ द रिन्यूएबल सेक्टर इज ओन्ड बाय प्राइवेट। सो वन वे इंडियाज थर्मल जनरेशन more than half is taken by private. India's renewable generation, around the total is in the hand of private. Or India's government has taken over the pledge that by 2030 it will lead to 500 gigawatt renewable generation. So India जो है वो renewable में घुस रहा है और renewable जो है आज के दिन में प्राइवेट के हाथ में है। तो ये है जनरेशन की अगर स्थिति हम बोले आपको। और जो पब्लिक सेक्टर है, जो एनटीपीसी, एनएचपीसी, वो भी अभी डाइवर्सिफाई कर रहा है रिन्यूएबल जनरेट करने के लिए। पर गवर्नमेंट जो है 2021-22 में जो बजट सेशन में नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन का घोषणा किया, जो पाइपलाइन की गाइडलाइन में सीधी गवर्नमेंट बोल रहे हैं कि इंडियाज पब्लिक रिन्यूएबल सेक्टर व्हिच इज गोइंग टू बी प्रोड्यूस्ड इन द कमिंग डेज is to hand over to the private companies. मतलब हम अगर पब्लिक में बनाएंगे वो भी प्राइवेट को दे देंगे। ये है जनरेशन की स्थिति। इंडिया का ट्रांसमिशन सेक्टर अगर पकड़े, ऑलमोस्ट इंडियाज मेजर ट्रांसमिशन कैपेसिटी इज इन द हैंड ऑफ द पब्लिक, दैट इज पीजीसीआईएल पावर ग्रिड। पावर ग्रिड का भी जो आज के दिन में 1,73,000 सर्किट किलोमीटर पावर ग्रिड का लेंथ है, उसमें लगभग 28,600 वाट सर्किट किलोमीटर थ्रू नेशनल मॉनिटाइजेशन पाइपलाइन गवर्नमेंट हैज ऑलरेडी डिक्लेयर्ड that they are going to gift over to the private companies. और बाकी जो आज के दिन में पावर ग्रिड का मान लीजिए कि लगभग 275 जैसे सबस्टेशन है, इसमें भी 45-48 सबस्टेशन को फर्स्ट सोर्स में जो है उसको आउटसोर्सिंग करने का बाद गवर्नमेंट लेके आए हैं। तो हमला है जनरेशन के ऊपर में, हमला है ट्रांसमिशन के ऊपर में। जनरेशन में अगर प्राइवेट सेक्टर में पकड़े तो ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल जो है वो अदानी के हाथ में है। ये हम बोलते जाएंगे आगे भी। जनरेशन में रिन्यूएबल जो है आज के दिन में अदानी के हाथ में ज़्यादा से ज़्यादा है। ट्रांसमिशन में पब्लिक सेक्टर के बाद जो बड़ा कंपनी है वो है अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड। हालांकि बहुत छोटा है पावर ग्रिड के मामले में, बट इट ऑल्सो हैज़ 18,500 सर्किट किलोमीटर ऑफ नेटवर्क। तो इट इज़ टू हैंड ओवर द जनरेशन एंड ट्रांसमिशन to private corporate, the mechanism that government has already planned. The third is the distribution sector. Distribution sector is आज के दिन में जहाँ पे जो मुद्दे पे हम खास चर्चा करने का कोशिश करेंगे। 2003 में इलेक्ट्रिसिटी जो एक्ट बना था, वो एक्ट के तहत
और उससे आगे और पीछे धीरे धीरे इंडिया की जो है, और 90 से ये प्रोसेस शुरू हुआ। इंडिया में बोला गया कि इंडिया में जो डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन, जनरेशन, ये तीनों जो है ये एक साथ में रहना उचित नहीं है, इसको अलग करो, तोड़ दो। हालांकि ग्लोबली द टॉप 10 इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज, आउट ऑफ देम 9 आर प्राइवेट, 1 इज पब्लिक, दैट इज इन चाइना। टॉप 10 ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज आर इंटीग्रेटेड एंड दे आर प्रॉफिटेबल। बट हमको बोला गया कि नहीं, वो तोड़ने से प्रॉफिट होगा। उसके बाद ये जो 2003 का जो कानून आया, 2003 इलेक्ट्रिसिटी एक्ट, वो कानून में दो बात अगर मुख्य रूप से हम बोले, एक है कि इलेक्ट्रिसिटी हमें मालूम है कि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा पुअर कंज्यूमर, एग्रीकल्चरल कंज्यूमर जो है वो क्रॉस सब्सिडी के वजह से दे आर हैविंग क्रॉस सब्सिडी, और उसके वजह से वो बिजली खरीद सकते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट वॉज फोकसिंग इन टू विदड्रॉ द क्रॉस सब्सिडी, 1. द नंबर 2 इज the electricity act was empowering the private distribution companies to enter into distribution, और वो चाहे तो अपने मर्जी से इलाका चुन के वहां पे डिस्ट्रीब्यूशन दे सकते थे। तो ये जो एक्ट है उसमें बहुत, उसके विरोध में बहुत लड़ाई हुआ, और लड़ने के बाद भी ये एक्ट आज के दिन में ये चालू है। और प्राइवेट डिस्ट्रीब्यूशन अगर घुसता है तो क्या असर होता है वो हमें पता है। हम अगर नेटवर्क में, अगर हमारे नेटवर्क में अगर ये घुस जाता है तो क्या हो सकता है ये हमें पता है। 2014 में मोदी सरकार आने के बाद, कॉमरेड, 2014 में मोदी सरकार आने के बाद पहला काम जो किया वो है कि इलेक्ट्रिसिटी जो एक्ट है उसको अमेंड करने के लिए बिल लेके आए, और तभी से देयर वाज वैलिएंट रेजिस्टेंस अगेंस्ट द इंट्रोडक्शन, पासिंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल, और वी कैन क्लेम दैट थ्रू आवर रेजिस्टेंस फॉर लास्ट 9 years इट हैज बीन पोस्टपोन्ड। अभी भी ये बिल पारित नहीं हुआ है। द लेटेस्ट वर्जन वाज इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022। इन दैट बिल, 2 things I will mention to be focused on. One is that without developing any network, the private company can utilize the established network of the distribution, state distribution company, state discom. Without investing that, they can enter into the नेटवर्क ऑफ द स्टेट डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी। मतलब आप पैसा कहीं से डालना नहीं पड़ेगा, आप जो है जो स्टेट डिस्कॉम किया है उसकी नेटवर्क में आप बिजली दे सकते हो, और जो सर्विस जो है वो कंज्यूमर को दे सकते हो। तो हमको मालूम है कि उनको कहीं पे इन्वेस्ट नहीं करना पड़ रहा है, और वो जो है यहाँ पे अगर बिजली घर में पहुंचाने का बंदोबस्त करेंगे यूजिंग द एस्टेब्लिश्ड नेटवर्क ऑफ द डिस्कॉम, तो वो क्या है, वो सस्ते में दे सकेंगे अगला 1 साल, 1.5 साल, 2 साल, जैसा जियो में हुआ, सबको मालूम है। और उसके चलते क्या होगा, डिस्कॉम जो है उसको तो पूरे प्रदेश में उसको देना पड़ेगा बिजली, तो वो जो है और भी धीरे धीरे नुकसान में चला जाएगा। और प्राइवेट कंपनी जो है सबसे फायदेमंद, द मोस्ट प्रॉफिटियरिंग चेरी पिकिंग एरिया, दे विल प्रोवाइड सर्विस एंड दे विल टेक ओवर द एंटायर प्रॉफिट जनरेटिंग कैपेसिटी ऑफ द स्टेट डिस्कॉम। तो ये हमला, और ये हमला समझ के देश के बिजली वाले, बिजली के साथ सारे मजदूर, किसान, खास करके हम बोलेंगे किसान, जो किसान स्ट्रगल चला, वो स्ट्रगल के साथ वो इन्होंने इसको जोड़ा। पर अभी क्या है कॉमरेड, ये तो एक स्थिति था अभी तक का, और इसके साथ जुड़ा है नया स्थिति। नया स्थिति क्या है, ये जो है कि हम जो है बिजली ज़्यादा से ज़्यादा खरीदते हैं जो हमारे पावर जनरेटिंग स्टेशन है उसके साथ जो एग्रीमेंट होता है उसके जरिए। फ्रॉम 2021 सेंट्रल गवर्नमेंट इज कंटिन्यूअसली पुशिंग फॉर लास्ट 10 years I can say, and from 2021 I think on 1st June 2021 they issued a guideline that is called market based economic dispatch। ये market based economic dispatch क्या है, इट मीन्स देयर विल बी वर्चुअल मार्केट, एक वर्चुअल मार्केट होगा, उसमें जो जनरेटर है उसको एक दिन पहले बोलना पड़ेगा, डे अहेड मार्केट बोलते हैं, एक दिन पहले बोलना पड़ेगा कि हम यहाँ पे इतना बिजली बेचना चाहते हैं और इतने प्राइस में बेचना चाहते हैं। जो खरीदने वाले हैं, जो डिस्कॉम है, उसको बोलना पड़ेगा कि हम यहाँ पे इतने बिजली अगले दिन में खरीदना चाहते हैं। और एक एल्गोरिदम होगा जो मार्केट प्लेयर जो है उनके हाथ में है, किसी को मालूम नहीं हाउ दे आर फाइनलाइजिंग द प्राइसिंग, द प्राइस इज कॉल्ड मार्केट क्लियरेंस प्राइस, यूनिफॉर्म मार्केट क्लियरेंस प्राइस। So the algorithm will fix the market clearance price and you have to purchase in that price only. No one knows that how this price is fixed. And what happens, comrade, I can say that if we study for last few years, for last 10 years, continuously discoms are becoming more and more dependent on these market purchasing of the electricity. And this price is much more higher than the usual price. Then, comrade,
लास्ट जो गवर्नमेंट की तरफ से जो नोटिफिकेशन आया, वो नोटिफिकेशन आया कि पहले जो है ये मार्केट के अंदर में प्राइसिंग का एक स्लैब होता था कि हाईएस्ट कितना बिडिंग कर सकते हैं मार्केट में अगर कोई बेचना चाहता है, तो 12 रुपए था। और लास्ट ईयर यू कैन लाइक रिमेंबर दैट लास्ट ईयर देयर वाज ए स्कैरसिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और क्यों इलेक्ट्रिसिटी हुआ? जो प्राइवेट जनरेटर है, हालांकि देश की कैपेसिटी है, जनरेशन कैपेसिटी है 400 गीगावाट से ऊपर, और हमारी जो जरूरत है वो है 215-20 गीगावाट, पर प्राइवेट जनरेटर जो है वो प्रोडक्शन नहीं करते हैं, वो मार्केट में ही देंगे बिजली। और वो बोलते हैं कि अगर 12 रुपए में इफ यू वांट अस टू प्रोवाइड द इलेक्ट्रिसिटी इनटू द मार्केट, वी विल नॉट प्रोवाइड। सो गवर्नमेंट देन extended the highest price in the market up to ₹20 पर यूनिट बिजली के लिए मार्केट से अगर खरीदना पड़े तो 20 रुपए देके हमें खरीदना पड़ेगा। ये पास हो गया। और उसके बाद भी जो मार्केट में बिजली देने वाले जो कंपनी है, इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एंड दोज अदर कंपनीज, दे सेड नो, वी विल नॉट प्रोवाइड। और उसके बाद जो है एक स्पेशल पिटीशन लेके आया, बोला कि एक बिजली का यूनिट को 99 रुपए में हम देंगे मार्केट में। एंड द गवर्नमेंट पास्ड that 50 rupees per unit of electricity, that is called high price day ahead market price. So एक यूनिट बिजली का 50 रुपए में जाने वाला है मार्केट में। और यह है आज के दिन में बिजली की रिफॉर्म की स्थिति। जब इस सबके साथ हम लड़ रहे हैं, डिस्कॉम लड़ रहे हैं, बिजली वाले लड़ रहे हैं, तब गवर्नमेंट एक नया स्कीम लाया, इसको बोलता है रिवैम्प डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम, इसको बोलता है RDSS। स्कीम का मुख्य उद्देश्य क्या है? एक है जो एग्रीकल्चरल लाइन है, फीडर लाइन, जो एग्रीकल्चरल फीडर लाइन है उसको सेग्रीगेट कर देना। आपको मालूम है दैट एग्रीकल्चरल लाइन्स आर बीइंग सब्सिडाइज्ड। द सेग्रीगेशन ऑफ एग्रीकल्चरल लाइन एंड विथड्रॉइंग ऑल क्रॉस सब्सिडी अपॉन देम, ये है गवर्नमेंट का RDSS स्कीम का पहला उद्देश्य। और बोला गया है कि एग्रीकल्चरल कंज्यूमर जो है उसके घर में अगर अपना जमीन का कागज होगा, अपना मीटर होगा, देन दे विल बी गिवन द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। तो हमको तो सबको तो पता है कि LPG का क्या हुआ है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के चलते। और बोला गया कि ये जो है अगर आपके घर में कितना बिजली हर मिनट में जा रहा है, हर सेकंड में जा रहा है, इसका काउंटिंग हमें चाहिए। क्यों चाहिए वो हम बोलेंगे। बोला गया कि इसका काउंटिंग हमें चाहिए, और ये काउंटिंग के लिए बोला गया कि घर में स्मार्ट मीटर बैठाना पड़ेगा। ये स्मार्ट मीटर कैसा है? ये प्रीपेड स्मार्ट मीटर है। ये स्मार्ट मीटर के लिए पूरे देश में 2 लाख करोड़ रुपए का खर्चा होने वाला है। वो खर्चा डिस्कॉम के ऊपर में है, कंज्यूमर के ऊपर में। मतलब हर एक उपभोक्ता उसको 8,000, 9,000, 10,000, 12,000, 13,000 रुपए देना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 6-7 years। देन अगेन द स्मार्ट मीटर विल बी रिप्लेस्ड बिकॉज द लाइफ स्पैन ऑफ द स्मार्ट मीटर इज 7 years, 8 years। So for every 7 years, 8 years, every individual consumer, household consumers, they have to invest around 10,000 rupees for having the इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द प्रीपेड स्मार्ट मीटर? अगर प्रीपेड है तो मतलब क्या है? जैसे मोबाइल में हम रिचार्ज करते हैं कॉमरेड, अगर मोबाइल में बैलेंस नहीं रहा रात को 2 बजे तो देखेंगे कि आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन नहीं है, एंड अगेन यू हैव टू रिचार्ज। और अगर आप रिचार्ज करते भी हो तो कितने देर बाद करंट आएगा किसी को पता नहीं है। रिचार्ज करने के बाद कॉमरेड आप अगर 500 रुपए का रिचार्ज करेंगे, देखेंगे कि आपको मिला है 80 रुपीज, बिकॉज 400 रुपीज दे हैव टेकन एज फाइन as you have not paid at the right time for having your connection। तो आपका बिजली है, आप अपने घर में लगा रहे हो, और उसके लिए अगर डिस्कनेक्शन हो जाए तो आपको फाइन भी देना पड़ेगा। डिस्कॉम को क्या है? ये स्मार्ट मीटर बैठाने के लिए बोल दिया गया कि ये डिस्कॉम को थर्ड पार्टी से बैठाना पड़ेगा। पूरे देश में थर्ड पार्टी कौन बिडिंग कर रहा है? अदानी बिडिंग कर रहा है, टाटा बिडिंग कर रहा है। और ये अदानी और टाटा, आपको पता है कि महाराष्ट्र में इतना बड़ा लड़ाई हुआ। ये अदानी जो है डिस्कॉम की नेटवर्क में घुसना चाहते हैं, टाटा जो है, टोरेंस जो है, डिस्कॉम की नेटवर्क में घुसना चाहते हैं। एक तरीके से वो डिस्कॉम की नेटवर्क में घुसना चाहते हैं, दूसरे तरीके से स्मार्ट मीटर उनके हाथ में जाने का मतलब है कि पूरे देश में कहां पे सबसे प्रॉफिटियरिंग है, क्या है, नहीं है, ये सब वो जानकारी उसके हाथ में चला जाएगा। ये सिचुएशन में कॉमरेड, ये सिचुएशन में आके डिस्कॉम जो है उसकी फिनेंशियल कैपेसिटी खत्म होने वाला है, क्योंकि ये जो रेवेन्यू है, ये रेवेन्यू जाएगा पहले स्मार्ट मीटर कंपनी के पास, स्मार्ट मीटर कंपनी उससे वो सेंटर को देगा, और उसके बाद जो है बाकी पैसा जो है वो देने वाला है डिस्कॉम को। और ये स्मार्ट मीटर के जरिए द लेटेस्ट रेगुलेशन दैट गवर्नमेंट हैज गिवन,
the latest regulation is that there will be time of day tariff. मतलब दिन में एक ऑफ पीक आवर होने वाला है और बाकी जो दिन है वो है पीक आवर्स. पीक आवर्स क्या है? आपका शाम का टाइम, योर इवनिंग टाइम, योर नाइट टाइम. Government is saying for the evening time, for the night time, you have to pay much more. For the day time, when the consumption will be lesser, then you have to pay a little bit less, like 10% less might be. But for the peak hour, and government is saying that you can reduce down your consumption. अभी आप बोलिए कि दिन भर काम करके थक के शाम को आएंगे, घर में एक फैन चलाते हैं, लाइट जलाते हैं, तो आप क्या करेंगे? वो लाइट और फैन बंद करके रहेंगे क्योंकि वो पीक आवर है. और दिन में जब कोई घर में नहीं रहता है तब क्या फैन और लाइट चलाएंगे हम लोग? तो ये जो है, ये एक सीधे तरीके से कंज्यूमर के ऊपर में इतना हमला है कि भारत में ज्यादा से ज्यादा प्रतिशत लोग डी इलेक्ट्रिफिकेशन होगा, या तो कनेक्शन कट जाएगा या तो घर में बिजली होने के बावजूद भी इतना बिल ज्यादा आने वाला है कि हम घर में लाइट और फैन ये चलाने नहीं सकते हैं. तो दिस इज ए ग्रॉस अटैक ऑन द राइट ऑन इलेक्ट्रिसिटी. तो हम जो है ये आज का कन्वेंशन, वी होप दैट this convention will bring a new discourse in our understanding of the struggle, or the kind of resistance we need at this juncture. It cannot be done by a sectoral union, sectoral federation. It needs the involvement of all section of working class along with peasantry and household consumers who will be basically de-electrified due to the government policies of various kinds of attack of privatization. We request this convention to adopt a valiant struggle and resistance program to be fought in the next course of months. Thank you, comrade.